आज हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि फेड ने अमेरिका के फेड ने जो इंटरेस्ट रेट 0.25% से या 25 बेसिक पॉइंट से बढ़ाए हैं, इसका मतलब क्या है और इसका क्या प्रभाव पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। हर देश के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है जो सारे बैंक्स का और मॉनेटरी पॉलिसी का नियंत्रण करता है। जैसे हमारे देश में भी दो तरह की पॉलिसी होती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी होती है और एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब बजट बनाना, बजट में ये प्रावधान करना कि पैसा कहाँ से आएगा, किन स्रोतों से आएगा, कितना टैक्स लगेगा, किस वर्ग पे कितना टैक्स लगेगा, किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगेगा, ये फिस्कल पॉलिसी के अधीन आता है। ये पैसा कहाँ खर्च होगा, किस क्षेत्र में खर्च होगा, किस सेक्टर में खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना होगा, एग्रीकल्चर पे कितना होगा, इंडस्ट्री पे कितना होगा, टूरिज़्म पे कितना होगा, ये निर्णय फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आता है। और फिस्कल पॉलिसी का जो निर्णय होता है वो उस देश के वित्त मंत्री लेते हैं और कैबिनेट उसको अप्रूव करती है। जैसे भारत में वित्त मंत्री एक बजट पेश करते हैं, बताते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कितना बढ़ेगा, कितना इसमें सैलरीज में चला जाएगा, कितना जो है बाकी इंडस्ट्रीज़ और बजट एलोकेशंस होंगे। ये सारी चीज़ें वित्त मंत्री फिस्कल पॉलिसी के तहत अपने बजट में पेश करते हैं। और दूसरा जो पक्ष होता है वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब कि इंटरेस्ट रेट के माध्यम से देश के अंदर जो लिक्विडिटी है, मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ाया जाए या घटाया जाए, बढ़ाया जाए तो क्यों बढ़ाया जाए, घटाया जाए तो क्यों घटाया जाए। ये हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है और अमेरिका के अंदर फेड लेता है। आप अक्सर सुनते होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई और रिजर्व बैंक की इंडिया की मीटिंग में चार चीज़ें डिसाइड हुई। एक हुआ रेपो रेट, एक हुआ रिवर्स रेपो रेट, एक हुआ सीआरआर और एक हुआ एसएलआर। अब आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये रेपो रेट होता क्या है, ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सीआरआर क्या होता है, ये एसएलआर क्या होता है। और जो आज फेड ने ये निर्णय लिया है 25 बेसिस पॉइंट से वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, इसका क्या अभिप्राय है और इसका क्या इंटरप्रिटेशन है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिकन जो टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, पूरे वर्ल्ड के जीडीपी में जो अमेरिका का कंट्रीब्यूशन है वो करीब 1/3 है पूरे विश्व के जीडीपी का। इसका मतलब यह है कि अमेरिका जो है एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। जैसे मान लीजिए मोटे तौर पे लें तो अगर 28% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन अमेरिका का है, अमेरिकन इकोनॉमी का है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में, तो चाइना का करीब 14-15% है और भारत का करीब 2.5% है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था में अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था का क्या योगदान है। वो एक अलग मुद्दा है कि पॉपुलेशन और पॉपुलेशन कितनी उस जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रही है, पर कैपिटा जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है, वो एक अलग पृथक विषय है। तो भारत के अंदर अगर परिप्रेक्ष्य वहाँ समझने का प्रयास करें कि ये होता क्या है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। और रेपो रेट का मतलब ये होता है क्योंकि बैंक्स को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, कितनी लिक्विडिटी रखें, कितना कैश रिजर्व उनके पास रहे, कितना पैसा वो ऋण में दे सकते हैं, बाहर मार्केट में बांट सकते हैं ऋण के रूप में। पूरा पैसा नहीं बांट सकते, 100 के 100 रुपये अगर बांट दिए और मान लीजिए डिपॉजिटर्स 10% आ गए पैसा वापस लेने के लिए, तो कैसे पैसा वापस कर पाएंगे। तो उन बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये आरबीआई ने नियम बनाया कि इतना पैसा तो आपको कैश में रखना ही होगा हर समय, और इतना पैसा आपको उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखना होगा जो कि एक प्रकार से कैश के बराबर हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में चाहे इंटरेस्ट कम मिले लेकिन कम से कम पैसा आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में कभी भी चाहें तो उस नियम का पालन करने के लिए बैंक्स को
आरबीआई से पैसा उठाना पड़ता है। और अगर ये पैसा उठाता है बैंक आरबीआई से, उधार लेता है, कुछ समय के लिए उधार लेता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करता है, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो रेपो रेट है। अगर वो सिक्योरिटीज के साथ इसको माने उसकी कुछ गिरवी चीज रखकर, कुछ बॉन्ड्स को, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, किसी और व्यवस्था को गिरवी रखकर अगर आरबीआई से पैसा उठाता है तो इंटरेस्ट रेट कम होता है। बिना अगर गिरवी रखे पैसा उठाता है तो उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है बेसिकली, जो आप मॉर्गेज करके या प्लेज करके कोई चीज़ उठाते हैं, तो वो एक प्रकार का रेपो रेट है। अगर किसी समय आरबीआई को बैंकों से जिनकी एक्सेस लिक्विडिटी है, नियमों के ऊपर है, उससे लेने की आवश्यकता होती है तो रिवर्स रेपो रेट होता है। इसका मतलब यह है कि बैंक जो उधार लेंगे आरबीआई से, वो एक प्रकार का यह आधार होगा कि उनके पास कितनी लिक्विडिटी रहेगी और कितनी लिक्विडिटी नहीं रहेगी और उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये दिखाते हैं, एक सूचकांक हैं, एक प्रकार का संकेतक हैं कि मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट चलेगा वो क्या चलेगा। क्योंकि अगर रेपो रेट 10% का हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट मार्केट में उससे ऊपर चलेगा, 3% का हो जाएगा तो उससे ऊपर चलेगा। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट का निर्धारण जो है वो आरबीआई के इस निर्णय से या फेड के उस निर्णय से जो अमेरिका में उसने लिया, देश में जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है उस पर अंतर पड़ेगा और मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी होगी उस पर अंतर पड़ेगा। ये स्पष्ट हुआ। अब सवाल हुआ है कि इंटरेस्ट रेट के माध्यम से या एसएलआर सीआरआर के माध्यम से आरबीआई या फेड करने की कोशिश क्या करता है। तो आरबीआई का उदाहरण ले। आरबीआई क्या करता है कि अगर इंटरेस्ट रेट उसने बढ़ा दिया तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम हो जाएगी। भाई ईएमआई ज़्यादा देंगे, आपको ज़्यादा हर चीज़ के पेमेंट करने पड़ेंगे, आपको जो लोन लिए हैं वो ज़्यादा पेमेंट करने पड़ेंगे, जो इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको ईएमआई आपकी बढ़ जाएगी, तो लिक्विडिटी आपके हाथ में पैसा कम हो जाएगा। जब हाथ में पैसा कम हो जाएगा तो दो चीज़ें होंगी, एक तो मार्केट के अंदर परचेजिंग इन चीज़ों की कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी कम हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होंगी। और अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, तो आपके हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा क्योंकि आपकी ईएमआई कम हो जाएगी, हर चीज़ की कॉस्ट कम हो जाएगी, इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो उसको चीज़ें और आसानी होगी बेचने में क्योंकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा और इंडस्ट्री के हाथ में भी ज़्यादा पैसा होगा क्योंकि उसे इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं चुकानी पड़ेगी। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो आरबीआई ये निर्णय लेता है कि इंटरेस्ट रेट को चेंज करके हम मार्केट के अंदर किसको टैकल कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को टैकल कर रहे हैं या ग्रोथ को टैकल कर रहे हैं, और जो उसकी प्राथमिकता है उसको करती है। जैसे आप देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट वहाँ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो मार्केट में लिक्विडिटी कम करना चाहते हैं और लिक्विडिटी कम करने के माध्यम से वो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन कम करना चाहते हैं, जबकि वो जानते हैं कि इन्फ्लेशन कम करने के चक्कर में ग्रोथ भी कम हो जाएगी और ग्रोथ वैसे ही देश विश्व में कम है और उसका कुछ जो दुष्प्रभाव है, लेकिन वो समझते हैं नहीं, अभी जो प्राथमिकता हमारी है वो इन्फ्लेशन को कम करना है और इन्फ्लेशन को कम करने के चक्कर में वो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करते रहते हैं। अब सीआरआर में आप ज़्यादा पैसा कर देंगे, इसका माने कैश ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर बैंक को कम पैसा बांटेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। सीआरआर कम कर देंगे, मार्केट में उसे कम बैंक को पैसा रखना पड़ेगा कैश में, ज़्यादा पैसा बांटने के लिए होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह एसएलआर के साथ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है और लिक्विडिटी को कंट्रोल करके वो इन्फ्लेशन को और ग्रोथ के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। अब ये बात तो समझ में आ गई। अब दूसरा मुद्दा ये होता है कि जो अमेरिका के अंदर फेड रेट उन्होंने 0.25% से या 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया, इसका क्या मतलब है। हांगकांग ने भी, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसने भी 0.25% 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया। हिंदुस्तान में भी हो सकता है आरबीआई की अगली मीटिंग हो तो वो भी इंटरेस्ट रेट कुछ बढ़ाएं। लेकिन एक संकेतक तो ये मिल रहा है कि अमेरिका के अंदर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे थे
वो तेजी से बढ़ाए जा रहे थे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन लगता है क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत उनके यहाँ कम हो गया है, इसलिए वो अब इंटरेस्ट रेट की जो बढ़ोतरी है उसको धीमा कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अभी तो इंटरेस्ट रेट की जो गति तेज थी उसको धीमा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी समय आ सकता है जब वो इंटरेस्ट रेट कम करने लगे, अगर उनको लगे कि नहीं इन्फ्लेशन टैकल हो गया, अब जो है हमें देश में ग्रोथ को बढ़ाना है, तो एक रिवर्स इंटरेस्ट रेट साइकिल शुरू होगी और उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। तो एक संकेतक तो ये मिला कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा रहे थे उसको बढ़ाना की गति उन्होंने कम कर दी है, इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ। दूसरा जो फेड के चेयरमैन ने कहा कि जो सिलिकॉन वैली बैंक और सिल्वर गेट बैंक और बाकी बैंक्स में अमेरिका के अंदर हो रहा है, इससे हमें क्या संकेतक मिल रहे हैं, इससे हमें संकेत क्या मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बैंकिंग सिस्टम को अपने कंट्रोल्स मजबूत करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जो कंट्रोल्स हैं उनको शिथिल कर देंगे, उनको लूज कर देंगे, तो उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा। जैसे सब प्राइम क्राइसिस 2007-8 में अमेरिका के अंदर हुई, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बैंक्स ने जो पैसा दिया वो सब प्राइम बोरोवर्स को दे दिया। सब प्राइम बोरोवर्स को दे दिया तो वो जब मार्केट गिरा तो पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि कंट्रोल उन्होंने लूजन कर दिए। और यही कंट्रोल लूजन किए सिल्वर गेट बैंक ने और सिलिकॉन वैली बैंक ने, क्योंकि स्टार्टअप्स थे, ग्रोथ हो रही थी, इंडस्ट्री चल रही थी, खूब लोन दिया, स्टार्टअप्स को लोन दिया, वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल फाइनेंसर्स को फंड किया, और उसका दुष्प्रभाव आप देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मत रहिए, बहुत ज़्यादा आशावान रहकर पैसा बिल्कुल मार्केट के अंदर फ्लड इन मत कर दीजिए, पैसा उठाइए बांटिए ये सब मत कीजिए। आप थोड़े कंट्रोल को टाइट कीजिए, अपनी जो लोन के देने की प्रक्रिया है उसको टाइटन कीजिए। सैंक्शंस जो आप लोन करते हैं और जो डिसबर्स लोन करते हैं उनको टाइटन कीजिए, उनको व्यवस्था को पुनर्विचार कीजिए और देखिए कि कैसे इसको सशक्त बनाया जा सके और कैसे ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोन बटे वो सही लोगों को मिलें, सही इंडस्ट्री में लगें, उनके जो फ्यूचर फोरकास्ट हैं वो सही हों और ये पैसा डूबे नहीं। क्योंकि अगर ये पैसा डूबेगा तो जो डिपॉजिटर्स हैं उनका विश्वास डिगेगा, और अगर विश्वास डिगेगा तो डिपॉजिट्स की समस्या हो जाएगी, जो आज है पूरे विश्व के बैंकिंग सिस्टम में है, भारत के बैंकिंग सिस्टम में भी है। क्योंकि बैंक में पैसा लोग अब जमा नहीं कराते, वो उनके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं पैसा उधर उधर रखने के। कोई शेयर मार्केट में लगाता है, कोई गोल्ड में लगाता है, कोई कहीं और लगाता है, कोई प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स में लगाता है। तो अगर बैंक के पास डिपॉजिट्स नहीं आएंगे तो लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाएगी, और वो केवल आरबीआई से पैसा मांगने के अलावा उनके पास और कोई तरीका नहीं रहेगा। फिर आरबीआई की भी एक लिमिट है, वो कहाँ तक पैसा देगी। तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो सारी क्राइसिस है और ये जो संकेतक है, अब इसका शेयर मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा। अब शेयर मार्केट इसको इंटरप्रेट कैसे करता है, क्योंकि शेयर मार्केट, जैसे पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो शेयर मार्केट होता है वो पहली बात तो हर इंफॉर्मेशन को डिस्काउंट करता है, उसको एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद उसको लगता है कि ये है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बायर्स पे क्या पड़ेगा, बाकी देश की, विश्व की अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा, और उसके बाद इंटरप्रेट करके उस पर निर्णय लेता है, खरीदता है या बेचता है। तो उसके अनुसार मार्केट घटता है या बढ़ता है। तो एक तो यह है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो मार्केट को गिरना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम गिरा तो मार्केट को बढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए, खुद सोचिए, अगर मार्केट पूरा इंटरनेशनल मार्केट में एंटिसिपेशन है, मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, क्योंकि मार्केट में जैसे कोविड पीरियड में मान लीजिए एंटिसिपेशन था कि मार्केट जो है उसका जीडीपी, वर्ल्ड की जीडीपी मान लीजिए 2% गिरेगी, ये मान लीजिए एंटिसिपेशन था। मार्केट ने इस हिसाब से मार्केट में प्राइसेस को नियंत्रित कर रखा था कि मार्केट जो है 2% गिरेगा, एंटिसिपेशन था, और गिरा 1.5%। 1.5% गिरा, लेकिन मार्केट उठा, परचेजिंग बढ़ी। अब आप ये सोचेंगे 1.5% गिरा तो मार्केट क्यों बढ़ा। तो मार्केट इसलिए बढ़ा क्योंकि मार्केट ने सोच रखा था, इस इंफॉर्मेशन को डिस्काउंट कर रखा था, इस प्रकार से गिरा था मार्केट, ये मार्केट 2% से गिरेगा, लेकिन गिरा 1.5% से। तो वास्तविकता में तो मार्केट ने एंटिसिपेशन से बढ़िया परफॉर्म किया, तो मार्केट बढ़ गया। जैसे मैं उस दिन आपको एग्जाम्पल ले रहा था कि आपके 80 नंबर आए, अब पिता माता खुश नहीं है,
इसलिए नहीं खुश हैं कि हमेशा तो आप 90% लाते थे, तो 80% क्यों लाए? और जिसको 30% मिलते थे उसको 50% मिल गया, उसके माता पिता लड्डू बांट रहे हैं क्योंकि वो 30 से 50 में गया। तो आपके जो पास परफॉर्मेंस है उससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है या डिटोरिएट हो रही है। जैसे मैं क्लास में अपने बच्चों से पूछता था, और अच्छे बच्चे थे, सब बड़े मेधावी बच्चे थे, कि अपने 3 हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के नंबर बताओ, परसेंटेजेस बताओ। किसी ने कहा था 87 थे, 85 थे, 84 थे। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी, इसका मतलब वो बालक जो है और बालिका जो है वो कंसिस्टेंट है, उसका परफॉर्मेंस उस रेंज के हैं वो लोग, 80 टू 90 वाले। एक ने कहा साहब मेरा 50% आया था, फिर 90% आया था, फिर 50% आया। इसका माने परफॉर्मेंस जो है वो डामाडोल है, कभी हो सकता है 90 आ जाए, कभी हो सकता है 50 आ जाए, कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है। और किसी के हमेशा 50% आते थे, इसका माने वो कंसिस्टेंट 50% वाला है। इसका मतलब इससे इतनी ही आशा रखो, इससे बहुत ज़्यादा आशा, लेकिन जिसमें फ्लक्चुएशन है उससे आशा रखो कि इसको ऊपर की तरफ ले जाओ, और जिसकी हमेशा 80 के रेंज में रहती है इसको 90 के रेंज में ले जाओ। ये हमारा काम है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में जब रिसेशन आएगा तो ये नहीं कि आप रिसेशन से बच जाएंगे, लेकिन अगर मार्केट में रिसेशन 10% का आएगा और आप 5% के रिसेशन का परफॉर्मेंस देंगे तो आप बेटर हैं, और 10% का रिसेशन आया और आप 15% का रिसेशन दिखाएंगे तो आप खराब हैं। तो यू हैव टू कंपेयर एवरीथिंग विद द मार्केट, the market performance. Your performance has to be compared with the comparables, with neither not only the past but also with your competitors in the present. And that is why we do G matrix and BCG matrix, which can refer in Google and study as to how we use BCG matrix and G matrix to understand whether your performance is as per the market conditions, or you are doing better than the market, or you doing worse than the market. Because if the market falls by say 10% and you fall by 5%, you should be happy. And if the market falls by 10% and you fall by 15%, you should be sad. So you cannot take things in isolation. You have to compare. You have to compare with the comparables and try to understand whether you have improved your performance to your past, and whether you are going in the right direction, or your past was good but your present is bad and you are going into the downtrend. So one has to analyze, and the analyst has to analyze as to what is the direction, how the curve is behaving, or the performance of that company, and as to what future can be anticipated, and as to what can be just thought of, that as to how this company in future will perform. So whatever has happened in Fed meeting, and whatever the Fed chairman has indicated, that interest rate hike has been moderate, it has been moderated, but he is worried about as to how the banking system of the American atmosphere has deteriorated. The controls have been loosened, and how it should be tightened, and whether the banks and the regulators have to ensure that the banks have to become more efficient. Because see, the banks, when they are disbursing money or they are taking a decision to finance a particular project in equity or debt, whatever, it's not their money. The board of directors of that company, it is not their money, it's our money, it's the money of the depositors, it is money of the uh, general public, the poorest of the poor. Everybody keeps money in the bank. So it is the utmost importance and priority of the bank, should be a priority of the bank, because they are the trustees of the depositors and the persons who have taken the FDs, and they deposit their money with a but hope and confidence that the bank will be able to take care of their money. So they are the trustees. So they cannot break the trust of the depositors. So the basic point what the Fed chairman has indicated, and which every regulator of the banking system will try to and like to enforce, that you have to behave as a trustee and examine whenever you are giving a loan, whenever you are disbursing a loan, to ensure that the loan you have taken, that due diligence has been done, and the bank will do its level best to survive and to keep the money of the depositors safe. If that is not done, then the total banking system will collapse and the total industrialization process will collapse. So you have to be conservative, the banks and the
loan sanctioning authorities have to be conservative, and because it's not their money, they can be very liberal with their own money, if they want to play with fire. But if you handle your money and the bank money when you are the managing director of the board of directors, then things are different. So this is what I wanted to emphasize as to what is repo rate, what is reverse repo rate, what is CRR, what is SLR, how interest rate has a impact, and how the Fed chairman meeting and the Hong Kong rate hike by 0.25% or 25 basis point will have an impact on the share market and the world economy. And I request my viewers to please ask questions, because questions in fact give me a direction, give me a thought process as to whether you are, because this is a sort of a monologue, because I cannot hear you, I cannot hear your views, because when I am in a class, there is an interactive class. I know as to what are the expressions, what are the eye expressions of the students, so whether they are understanding or they are not, and then I can change the tone and the tenor and everything of my talk. But here I can't do that. So your questions motivate, give me a direction, and if you do that, if you ask questions, then in the next presentation, and I also request you to please let me know as to what subjects, what topics would you like to hear, which you read but you don't understand. So you may say that Professor Swami is insisting and troubling me a lot. I will keep troubling you, because I want you to be better. You should be better prepared for your future life, future challenges, and because you are young, and I am basically approaching to that particular class which has long years to go, and they have to really live happily in the society. So that is what my objective is. So if you ask questions, if you listen, if you analyze, if you criticize, whatever, but do something. Don't sit idle. With this request, I take your permission, and thank you very much for giving me the opportunity and listening to me. Thank you.